हाय फ्रेंड्स, आई एम गौरव एंड वेलकम टू इंडिपेंडेंट स्टडीज। और जो हमारी सीरीज चल रही है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, तो उसमें जो प्रमुख राजवंश, मेजर डायनेस्टीज जो चल रही है, जो कि हमारा 2020 का जो सिलेबस है, एमपीपीएससी न्यू सिलेबस जो है उसके अकॉर्डिंग। तो आज जो प्रमुख राजवंश है उनमें हम बात करेंगे सिंधिया वंश की और गौड़ वंश की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्टार्ट कीजिए। जैसे कि सिंधिया वंश, अगर हम सिंधिया वंश के बारे में बात करें तो इनके में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में, आप अगर क्वेश्चन लगाएंगे तो आप उसमें देखेंगे कि सिंधिया वंश के संस्थापक कौन है। बहुत कंफ्यूजिंग है ये, लेकिन आप आराम से देखिए इसको। सिंधिया वंश के संस्थापक कौन है? राणोजी सिंधिया। कौन है? राणोजी सिंधिया सिंधिया वंश के संस्थापक है। और वास्तविक संस्थापक किसको बोला जाता है सिंधिया वंश का? उनको महादजी सिंधिया। किसको बोला जाता है? महादजी सिंधिया को। और इन्होंने ही 1761 का जो पानीपत का थर्ड वॉर हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था। ये क्वेश्चन आपको व्यापम के एग्जाम में मिला है, एमपीएसआई में पूछा गया है और व्यापम के कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है कि वास्तविक पानीपत के तृतीय युद्ध में, थर्ड वॉर में, सिंधिया वंश से किसने पार्टिसिपेट किया था? ये किसने किया था? महादजी सिंधिया ने किया था। क्लियर हुआ आपका ये? संस्थापक कौन थे? राणोजी सिंधिया। और वास्तविक संस्थापक कौन बोला जाता है? महादजी सिंधिया। और पानीपत के थर्ड वॉर में किसने पार्टिसिपेट किया था? महादजी सिंधिया ने। उसके बाद देखिए, अब हम इनके इम्पोर्टेंट राजाओं की बात करते हैं, जो इनके इम्पोर्टेंट इनके उत्तराधिकारी हुए उनके बारे में। तो देखिए, नेक्स्ट जो राजा हुए महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया के बारे में अगर बात करें तो देखिए, इन्होंने क्या किया है कि माहे के जो जाट सरदार थे, लोकेन सिंह, इनके टाइम पर क्या हुआ था कि माहे के जाट सरदार थे लोकेंद्र सिंह ने ग्वालियर किले पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। जब ये पानीपत के वॉर में थे तो क्या हुआ था कि इनके किले पर लोकेंद्र सिंह, जो जाट सरदार थे, लोकेंद्र सिंह माही के, उन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन कि किस जाट सरदार ने ग्वालियर पर अधिकार किया था? तो लोकेंद्र सिंह है। कौन है ये? लोकेंद्र सिंह। और किसके शासनकाल में? महादजी सिंधिया के शासनकाल में। उसके बाद क्या हुआ था? जो मुगल सम्राट थे, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे, तो इनको क्या किया था? गुलाम कादरी नाम के एक काजी ने, गुलाम कादरी नाम के इन्हीं के दरबार के, उसने इनको कैद कर लिया था। इनको, मुगल सम्राट को कैद कर लिया था। तो क्या हुआ था कि महादजी सिंधिया ने इनको छुड़ाया था। महादजी सिंधिया ने किसको छुड़ाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूछा गया है कि मुगल सम्राट को जब गुलाम कादरी ने जब कैप्चर कर लिया था तो उनको किसने छुड़वाया था? महादजी सिंधिया के द्वारा छुड़वाया गया था। और उसी के बाद में इन्होंने मुगल सम्राट ने ग्वालियर का इन्हें किले पर शासन करने के लिए बोल दिया था, क्योंकि उस टाइम इन्हीं के शासनकाल में लोकेंद्र सिंह ने इस पे अधिकार कर लिया था। तो इन्होंने इनको छुड़ाया और इन्होंने इनकी मदद की यहाँ पर। नेक्स्ट जो इनके राजा थे, दौलत राव सिंधिया जी। अगर दौलत राव सिंधिया जी के बारे में बात करें तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने राजधानी को परिवर्तित किया। ये भी क्वेश्चन व्यापम के एग्जाम में पूछा गया है कि उज्जैन से ग्वालियर किस राजा ने सिंधिया वंश की राजधानी को शिफ्ट किया? तो किसने किया? दौलत राव सिंधिया ने। और कब किया? 1810 में। तीसरा क्वेश्चन इससे क्या बन सकता है कि ग्वालियर से पहले सिंधिया वंश की राजधानी कहाँ पर थी? तो कहाँ पर थी? उज्जैन में थी। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन हो गए। 3 क्वेश्चन इससे बन रहे हैं, तो तीनों क्वेश्चन इसको कंप्लीट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट इनके जो राजा हुए वो कौन है? जाकोजी सिंधिया। जकोजी सिंधिया इनके, तो इनके लिए कोई इंपॉर्टेंट इतना वो नहीं है। उसके बाद आए आपके जयाजी राव सिंधिया। उसके बाद नेक्स्ट जो राजा हुए वो कौन हुए? जयाजी राव सिंधिया, जो कि 1843 से लेकर 1846 तक, 1843 से लेकर 1846 तक इन्होंने शासन किया। और इन्हीं के समय पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वॉर हुआ था, पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का विद्रोह, तो उस टाइम सिंधिया वंश के राजा कौन थे? जयाजी राव सिंधिया। जैसा कि कहा जाता है कि इन्होंने सिंधिया वंश ने गद्दारी की थी, मतलब बहुत कुछ कहा जाता है इनके बारे में। तो ये इनका नाम याद रखिए कि कौन थे ये? जयाजी राव सिंधिया। 1857 के विद्रोह के समय सिंधिया वंश के जो राजा थे वो कौन थे? जयाजी राव सिंधिया। उसके बाद इनके उत्तराधिकारी हुए माधवराव प्रथम। कौन हुए? माधवराव प्रथम। और फिर उसके बाद हुए जीवाजी राव सिंधिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके समय में बहुत सारे काम हुए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। जीवाजी राव सिंधिया, देखिए, स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता के समय जो राजा थे सिंधिया वंश के वो कौन थे? जीवाजी राव सिंधिया थे। और इन्होंने भारतीय संघ में सिंधिया रियासत का विलय किया था।
तो किसके शासनकाल में विलय हुआ था? जीवाजीराव सिंधिया के में। और 18 मई 1948 से लेकर 1954 तक राज प्रमुख बने थे ये मध्य भारत के। जो हमारा मध्य प्रदेश का जो एकीकरण हुआ था, मध्य प्रदेश का जो एकीकरण हुआ था, उसमें जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी डिवाइडेशन था, तो पार्ट बी जो क्षेत्र था वो कौन सा था? मध्य भारत का पठार था। तो मध्य भारत के पठार के ये 1948 जब वो स्टैब्लिश हुआ था, मतलब स्वतंत्र भारत के बाद जब भारतीय संघ बना था, तब से 28 मई 1948 से लेकर 1954 तक ये मध्य भारत के राज प्रमुख थे। तो मध्य भारत के राज प्रमुख कौन थे? जीवाजीराव सिंधिया जी थे। ठीक है, तो ये इसलिए देखिए इस पोर्शन में अगर हम बात करें तो 2-3 राजा हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। महाजी सिंधिया वास्तविक संस्थापक, जो भी इंपॉर्टेंट मैंने बस वही चीज लिखा है। मेंस में जब हम आपको ये कराएंगे तो आपको पूरी एक स्टोरी के साथ कंप्लीट कराएंगे। तो अभी सिर्फ ये है कि आपके जो क्वेश्चन बनेंगे सिंधिया वंश से, अगर इस क्वेश्चन से इससे बाहर नहीं जाएगा आपका, क्योंकि इसमें सब कुछ कंपाइल है। और अभी वर्तमान में इनके जो इस वंश के जो नेता हैं जो कि अभी कांग्रेस से भाजपा में गए हैं, वो कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। तो आइए नेक्स्ट अगर वंश की बात करें तो देखिए गौड़ वंश की बात करते हैं हम। देखिए गौड़ मोस्ट इंपॉर्टेंट गौड़ वंश है। गौड़ वंश कहाँ पर है? ये आपका गढ़मंडला वाला क्षेत्र है, नीचे वाला। देखिए अगर हम देखें तो इसके संस्थापक कौन थे? यादव राव। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके संस्थापक कौन थे? यादव राव। और वास्तविक संस्थापक कौन थे? संग्राम शाह। ठीक है, संस्थापक कौन थे? यादव राव। और वास्तविक संस्थापक कौन थे? संग्राम शाह। उसके बाद अगर हम यहाँ के इंपॉर्टेंट इनके उत्तराधिकारी राजाओं की बात करें तो देखिए फिर जो यादव राव थे जिन्होंने इसकी स्थापना की, वो गढ़ कटंगा जबलपुर में इन्होंने स्टेब्लिश किया था। गढ़ कटंगा जबलपुर में इनका उल्लेख अकबरनामा में किसका उल्लेख है? गौड़वंशी राजा का, यादव राव का। किसका है? यादव राव का। इनके बाद जो वास्तविक संस्थापक के कौन? संग्राम शाह। तो इनको क्या बोला था इन्होंने? देखिए जब यादव राव ने जब इसकी स्थापना की थी तो ये छोटे थे, सीमित क्षेत्र में ही थे, जबलपुर वाले गढ़ कटंगा वाले क्षेत्र में ही थे। लेकिन जो संग्राम साहब थे जिनको वास्तविक संस्थापक क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने अपने क्षेत्र, अपने कार्यकाल में 52 गढ़ों तक विस्तार किया था। 52 गढ़ मतलब 52 क्षेत्रों को इन्होंने अपने राजवंश में सम्मिलित कर लिया था, अपने राज्य क्षेत्र में, गौड़वंश में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये कौन है? ये संग्राम शाह, और ये वास्तविक संस्थापक है। उसके बाद इनके जो उत्तराधिकारी वो कौन है? दलपत शाह। तो देखिए दलपत शाह, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं की जो वाइफ थी वो कौन थी? दुर्गावती, जो हमने कल चंदेल वंश में डिस्कस किया था कि चंदेल वंश की पुत्री थी ये, चंदेल वंश की राजकुमारी थी दुर्गावती, जिनका विवाह किससे हुआ था? दलपत शाह थे। तो दलपत शाह से किसका विवाह हुआ था? रानी दुर्गावती का हुआ था। और फिर ऐसा बताया जाता है कि उसका क्या नाम है, इनकी अल्प आयु नहीं, मतलब इनकी जल्द ही इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद रानी दुर्गावती के जो पुत्र थे वीर नारायण इनके पुत्र थे, वो 5 वर्ष के पुत्र थे। तो उनके साथ उनकी रक्षिका बनके रानी दुर्गावती जी ने शासन किया था। और इन्हीं के शासन काल में क्या हुआ था? अब जो अकबर के साथ युद्ध हुआ था, देखिए आगे हम डिस्कस करते हैं। तो ये कहां पर हुआ था? चौरागढ़ का किला दलपत शाह जी का था। कहां पर था ये? गढ़कटंगा जबलपुर में। देखिए तो क्या हुआ था कि रानी दुर्गावती जी को जब इनकी अंगरक्षिका थी वो इनके पुत्र की वीर नारायण की, तो क्या हुआ था कि 1564 में ये क्वेश्चन एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है, आपने देखा होगा चाहे कि किसके साथ हुआ था? तो आशफ खां, अकबर ने आशफ खां को भेजा था गढ़कटंगा पे क्षेत्र पे कब्जा करने के लिए या फिर उसको सम्मिलित करने के लिए मुगल दरबार में। कब भेजा था? 1564 में आशफ खां को। तो इनके साथ युद्ध हुआ और जिसमें देखिए क्या होता है ना कि इनकी टुकड़ी कम पड़ गई, इन्होंने बहुत वीरता से लड़ी, लेकिन कुछ ना कुछ फैक्टर रह जाते हैं कि जिसकी वजह से ये हार गई। तो अकबर ने किसको भेजा था? आशफ खान को। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने कम लिखा है, बिल्कुल थोड़ा सा लिखा है। वो कहते हैं ना स्मॉल एंड स्वीट, ये वो चीज है, आप इसको बस रट लीजिए, ये क्वेश्चन यही बनेंगे आपसे। तो दुर्गावती तो किसके साथ हुआ था? ये अकबर के साथ। और किसने भेजा था? 1564 में हुआ था युद्ध। और किसके नेतृत्व में हुआ था? ये आशफ खान के नेतृत्व में हुआ था। तो फिर अगर देखें कि रानी दुर्गावती की जो स्मृति स्थल है वो कहाँ पर है? बरेला जबलपुर में है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में आपसे पूछा गया है, आप देखना इसको।
प्रीवियस ईयर में पूछा गया। उसके बाद जो इनके जो उत्तराधिकारी हुए वो कौन कौन हुए इनके, मधुकर शाह हुए हैं, हृदय शाह हुए हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट शंकर शाह, मोस्ट इंपॉर्टेंट शंकर शाह और इनके पुत्र रघुनाथ शाह, जो कि लास्ट इनके गौड़ वंश के शासक थे। और इन्होंने ही 1857 की क्रांति में जबलपुर का नेतृत्व किया था, गौड़ वंश का। मतलब जब हम अपना स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे, जब इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि इन्होंने कैसे वीरतापूर्वक अंग्रेजों से लुभा लिया था 1857 की क्रांति में। और फिर इनको देखो ये भी पूछा जाता है कि तोप से किन गौड़ राजाओं को उड़ा दिया गया था, तो किन को उड़ा दिया गया था, शंकर शाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह को। तो फ्रेंड्स, ये हमारे आज के सिंधिया वंश और गौड़ वंश कंप्लीट हुए। इनसे जो जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको सब समाहित किए हुए इसमें, जो भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे। उसके बाद देखिए लास्ट में मैं सिर्फ एक ही चीज़ आपसे कहूँगा, इनको पढ़ने के बाद आप कोई भी एमपी की एक बुक ले आइए ऑब्जेक्टिव टाइप, उसके सिर्फ ऑब्जेक्टिव लगाइए, आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव लगाइए। हर किसी भी पेपर को निकालने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, उसके जितने ओटी हो सके, जितने ओटी हो सके उतने ओटी लगाइए उसके, ठीक है, जितने क्वेश्चंस लगा सके उतने। और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है आपको तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे देखिए, हमारा जो आप जैसे ही प्लेलिस्ट में जाएंगे मध्य प्रदेश के भूगोल, देखिए हमारी जो सीरीज चल रही है मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और मध्य प्रदेश की राजनीति व्यवस्था, तो जितने भी ये सीरीज चल रही हैं तो इनकी सब प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे। आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको सारे सोशल मीडिया के कॉन्टैक्ट आपको मिल जाएंगे। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इंस्टाग्राम का इसलिए बोलूँगा क्योंकि वहाँ पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैसेज से आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे बताइए, मैं आपका सॉल्यूशन 100% करूँगा। थैंक यू फ्रेंड।